सभी साथियों को नमस्कार। एक बार स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको हम 500 क्वेश्चन की सीरीज़ को करने वाले हैं और जो 500 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी वो इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर की रहने वाली है। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम आपकी सफलता की गारंटी लेते हैं। अगर कोई 500 क्वेश्चनों की सीरीज़ को जहां से एक बार कवर कर लेता है तो परीक्षा में पास होने की गारंटी हमारी है। तो बने रहिए इसी वीडियो में। तो हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। जो आपको जो एक्स से चिन्हित भाग दिखाई दे रहा है ना, तो इसका नाम पूछा गया है। इसका नाम हम देखेंगे 4 ऑप्शनों के अंदर कहाँ पर है। तो पहला ऑप्शन आता है हमारा आर्मेचर कोर, ठीक है। दूसरा आता है ब्रश, तीसरा आता है कम्यूटेटर रेजर, चौथा आता है कम्यूटेटर खंड। इन 4 ऑप्शनों में से कोई एक आंसर रहने वाला है। तो बच्चे हमारे लाइव सेशन में जुड़े हैं तो कमेंट करके जल्दी से बताएं इसमें आंसर कौन सा आने वाला है। तो देखो, आर्मेचर कोर तो जो आपकी कोर हो गई, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि चिन्हित भाग पूछा है, इसने एक्स दर्शाया है, समझ रहे ना आप। और ब्रश आपकी कार्बन की होती हैं जो आपके आर्मेचर पर लगी होती हैं, ठीक है, जो करंट देने का काम करती हैं या करंट कैसे भी है वहाँ पर वो काम करती हैं। और कम्यूटेटर रेजर आता है इसमें एक शब्द, जो हमारे चिन्हित भाग होते हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं इस प्रकार से। तो ये क्या है, हमारे चिन्हित भाग हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, कम्यूटेटर रेजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर रेजर। और इस पूरी को क्या बोलते हैं अपन, कम्यूटेटर खंड बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में आंसर रहने वाला है कम्यूटेटर रेजर, आंसर सी। क्या रहने वाला है आंसर, सी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। दूसरा क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर का क्या नाम है। देखो, डीसी जनरेटर का क्या नाम है। देखो, मैं 2 डायग्राम बताऊंगा यहां पर आपको, ठीक है ना। एक तो डायग्राम ये है आपका, और एक और निकालूंगा जब इस प्रश्न को हल करके बताऊंगा, ठीक है। तो इस डीसी जनरेटर का नाम बताना है, क्या है नाम। तो पहला है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट यौगिक, ठीक है। यौगिक का मतलब होता है कंपाउंड, समझ में आ गया। और दूसरा आता है हमारा डिफरेंशियल लघु शंट यौगिक, और तीसरा आता है संचयी लंबी शंट यौगिक, और चौथा आता है संचयी लघु शंट यौगिक। तो 4 ऑप्शन रहने वाले हैं। कमेंट करके जल्दी से बताएं इसमें आंसर कौन सा रहने वाला है इन चारों में से। देखो, लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, शॉर्ट का मतलब होता है शॉर्ट। लंबी ही चीज़ को शॉर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें लॉन्ग पूछा हुआ है, ये लंबा है सीधा। तो पूछ सकते हैं इसमें जनरेटर है, डीसी जनरेटर का क्या नाम है। अगर इसको हम शॉर्ट कर देते, यहाँ से उठा के यहाँ जोड़ देते, आप यहाँ जोड़ देते, तो जो हो जाता हमारा शॉर्ट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। अब ये शॉर्ट नहीं है, समझेंगे थोड़ी बात को। जो शॉर्ट नहीं है, लॉन्ग है, तो हम इसलिए बोल सकती हैं, यहां से घूम के आ रहा है, तो डिफरेंशियल लॉन्ग शंट यौगिक। समझ में आया। तो शंट वो शॉर्ट कहां पर हो रहा है, लॉन्ग कहां पर हो रहा है। तो लॉन्ग तो सीधा होता है, तो लॉन्ग शंट यौगिक हो गया आपका। शॉर्ट अगर बीच में से हो गया आपका, यहाँ से जैसे ये है आपकी, यहाँ से शॉर्ट कर दें आप इसको और इसको हटा दें, तो जो हो गया हमारा शॉर्ट जनरेटर। तो प्रश्न है तुम्हारा किसी प्रकार से घूम के आ सकता है, तो आपको ध्यान देना है। तो इसमें राइट आंसर होने वाला है पहला ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे कि डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। भाई, एक ऐसा किसी ने नियम बनाया कि हम उस नियम से
हम क्या या ज्ञात कर सकते हैं, हम ईएमएफ ज्ञात कर सकते हैं, विद्युत वाहक बल फुल फॉर्म बोले तो, और इंग्लिश में बोले मोटिव फोर्स, ठीक है ना। तो इसमें देखो कोई ना कोई नेम तो बनाया हुआ, कौन सा नेम हो सकता है, तो वो नेम देखेंगे। स्क्रू नेम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें धारा वारा आती है, तो किस प्रकार से चलती है, स्क्रू को कैसे घुमाती है, तो हो नहीं सकता। हथेली का नेम भी नहीं हो सकता इसमें। इन दोनों नेम बचे आपका बाएं और दाएं, इन दोनों में से एक हो सकता है, तो कमेंट करके बताएं कौन सा आंसर होने वाला है। और आपको मैं बताऊं कि डीसी जनरेटर के लिए कौन सा नेम प्रयोग किया जाता है और मोटर के लिए कौन सा नेम प्रयोग किया जाता है, इन दोनों का आंसर आपको मैं दूंगा इसमें, और इन दोनों ऑप्शन में दूंगा, ठीक है, जिससे ही आपको समझ में आ जाए अच्छे से। तो देखो पहला है इसमें जो हमारा जो सी ऑप्शन है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नेम, ये कहाँ पर प्रयोग होता है, और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नेम ये कहाँ पर प्रयोग होता है। तो मैं बता दूं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नेम तो आपका जनरेटर में प्रयोग होता है, ठीक है, जो प्रश्न में पूछा गया है, और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नेम मोटर में लागू होता है। किस में लागू होता है, मोटर में। तो देखो एक याद करने की थोड़ा सा एक ट्रिक बताऊंगा आपको। देखो हम जनरेटर होता है तो हम सीधे हाथ से चालू करते हैं। कैसे सीधे हाथ से चालू करते हैं, ऐसे पकड़ा हैंडल को ऊपर से, और हैंडल को ऐसे पकड़ा और ऐसे चालू किया, तो सीधे हाथ से हम चालू कर रहे हैं। सीधे हाथ से चालू कर रहे हैं ना, तो इसी प्रकार से फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम होता है, तो हम सीधे हाथ से चालू करते हैं, जनरेटर घुमाते हैं, तो हम डीसी जनरेटर में प्रेरित ईएमएफ का जो नियम लगता है हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगता है, ठीक है ना। तो अगर मोटर की बात की जाए तो मोटर में कौन सा नियम लगता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है। एक मिनट फोन आ गया। तो ये तो मोटर में लागू होता है, और ये आपका जनरेटर में लागू होता है। दैट्स ऑफ आपकी समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो आइए समझ में आ जाएगा आपकी में कि हम सूत्र ज्ञात करेंगे, तो कौन सा ऐसा वो है सूत्र है जो हम डीसी जनरेटर में ईएमएफ ज्ञात करने के लिए, हम गणना करने के लिए सूत्र का उपयोग करते हैं। कौन सा सूत्र रहने वाला है, कमेंट करके फटाफट से जल्दी बताओ सभी बच्चे बताओ फटाफट से कमेंट करके बताओ कौन सा रहने वाला है इसमें नेम। तो इसमें रहने वाला है आपका डी आंसर, ठीक है ना। तो 5ZN बट्टे 60 इंटू पी बट्टे ए, ठीक है। तो ये रहने वाला है आपका आंसर डी, ठीक है। पोल की संख्या, आर्मेचर में संख्या, ठीक है, आपकी फिल्म आपका दे रखा है, 5 दे रखा है, जेड दे रखा है, एन दे रखा है। तो ये सारी चीज दे रखी है इसके अंदर। जब हम सूत्र का डीसी जनरेटर में ईएमएफ ज्ञात करते हैं तो इसी सूत्र का यूज करते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। क्या करते हैं हम, इसी सूत्र का यूज करते हैं। आगे चलते हैं। एक डीसी मोटर के बैक ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग करते हैं भाई, बताओ। 4 ऑप्शन आपके सामने, कमेंट करके बताओ फटाफट से कौन से सूत्र का यूज करते हैं भाई, बताओ फटाफट से जल्दी बताओ सभी बच्चे। तो हमारा आंसर रहने वाला है सी। ईबी बराबर होता है हमारा बी माइनस आई आर वोल्ट।
V से वोल्ट हो गया, I से हमारी एम्पियर हो गई, ठीक है, धारा हो गई, और R से क्या हो गया, प्रतिरोध। किसमें, आर्मेचर में। समझ में आ गया। और EV का मतलब होता है बैक EMF, ठीक है, वोल्ट में। तुम्हारा आंसर रहने वाला राइट आंसर सी। आगे बढ़ते हैं। डीसी जनरेटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है भाई। चिन्हित भाग है, आपको दिखाई दे रहा है चिन्हित भाग का, इसका नाम बताना है इसमें से। तो आपने देखा होगा ये ध्रुव की नोक, ध्रुव कुंडली, पोल कोर या पोल शू। तो चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन रहने वाला है, कमेंट करके बताएंगे जल्दी से फटाफट। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं आपको। कुछ बच्चे बता रहे हैं सर डी आंसर, वेरी गुड। तो इसमें आंसर रहने वाला है पोल शू। कौन सा रहने वाला है, पोल शू। तो आंसर कौन सा रहने वाला है हमारा, डी। कौन सा रहने वाला है आंसर, डी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। डीसी जनरेटर का नाम क्या है। जो जनरेटर आपको दिखाई दे रहा है इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम बताना है आपको, जनरेटर का क्या नाम है भाई, ठीक है ना। तो दो ऑप्शन तो आपको इधर दिख रहे हैं आपको, शंट जनरेटर और श्रेणी जनरेटर। नेक्स्ट आगे है हमारा यौगिक जनरेटर और अलग से उत्तेजित जनरेटर, दो ऑप्शन दिए हैं। तो चारों ऑप्शन में से आपको बताना है। पहले दो ऑप्शन देख लिए, इनमें से कोई आंसर है क्या, बताओ जल्दी कमेंट करके बताओ। नहीं है, जो उनमें से नहीं तो इनमें से कोई ना कोई तो होगा, 100% होगा। जल्दी से बताओ फटाफट कमेंट करके। हाँ, कुछ बच्चे बता रहे हैं डी आंसर। तुम्हारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, डी, अलग से उत्तेजित जनरेटर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया था। बहुत ही बढ़िया इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। विच एनर्जी सो कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज बाय जनरेटर। मतलब कौन सी ऐसी धारा है हम जनरेटर के द्वारा कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, बताओ कौन सी ऐसी धारा है जनरेटर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं भाई, कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊष्मा को कर सकते हैं भाई, गतिशील को कर सकते हैं, यांत्रिक को कर सकते हैं, रासायनिक कर सकते हैं। कौन सा आंसर रहने वाला है इसमें से, जल्दी से जल्दी बताओ फटाफट। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर रासायनिक कर सकते हैं, बेटा गलत है आंसर, रासायनिक। यांत्रिक कर सकती हैं, गतिशील बेटा गलत है। हाँ, आंसर डी सभी का सही है, डी आंसर लगाएंगे आप, क्योंकि इलेक्ट्रिक ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में कौन करता है भाई, यांत्रिक ऊर्जा के माध्यम से होता है। हमारा जनरेटर क्या है, हमारी मैकेनिकल ऊर्जा है, ठीक है ना। और विद्युत क्या है, हमारी इलेक्ट्रिकल ऊर्जा। तो हम किसके द्वारा कन्वर्ट कर रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल के द्वारा यूज कन्वर्ट कर रहे हैं। इसका आपको विशेष करके ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न में। जनरेटर फील्ड का नाम क्या है, डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। जो हमारी जो फील्ड जनरेटर लगा हुआ है इसके अंदर जो बाइंडिंग है फील्ड, इसका नाम क्या है, जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताओ। लघु संट यौगिक ये है क्या, लॉग संट कंपाउंड ये है क्या, विभेदक यौगिक ये है क्या, संचय यौगिक ये है क्या। चारों ऑप्शन में से कौन सा रहने वाला है, जल्दी से बताओ कमेंट करके। लास्ट, वेरी गुड, संचय यौगिक जनरेटर, कम्युनिटी कंपाउंड जनरेटर रहने वाला है आपका आंसर डी, वेरी गुड आंसर। आगे चलते हैं। तुम्हारा पहला प्रश्न, इसमें प्रश्न आता है कि डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है भाई। डीसी जनरेटर का सिद्धांत बताना है भाई, डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं चारों। कॉर्क स्क्रू नेम पहला ऑप्शन है, दूसरा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नेम, तीसरा है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नेम, और चौथा है फैराडे के विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण का नेम। चारों ऑप्शन में से बताना राइट आंसर कौन सा है आपको, जल्दी से बताओ कमेंट करके।
कौन सा रहने वाला राइट आंसर? तो राइट आंसर रहेगा आपका डी। वेरी गुड बच्चों, कौन सा रहेगा? डी। फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, आंसर डी रहने वाला है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या है? ये क्या है? गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र कौन सा रहने वाला है भाई? बताओ फटाफट से, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, स्क्रीन पे आपके चार ऑप्शन सामने हैं, बताओ इसमें से राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? बी एल वी वोल्ट, बी एल साइन थीटा वोल्ट, बी एल वी साइन थीटा वोल्ट, बी एल सी कॉस 5 वोल्ट, कौन सा रहने वाला है? राइट आंसर बताओ फटाफट से। राइट आंसर सी। वेरी गुड। क्या रहने वाला? राइट आंसर सी, बी एल वी साइन थीटा वोल्ट रहने वाला है आपका। किसका? गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ ज्ञात करने का। तो बहुत ही बढ़िया आंसर था आपका। तो आगे चलते हैं हम इसी क्रम में। प्रश्न रहने वाला है हमारा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो प्रश्न में देखो पहला ऑप्शन आता है कॉर्क, जो नियम है वो आपका क्या आता है? दाहिनी हथेली का नियम आता है, बाएं हाथ का नियम आता है, दाएं हाथ का नियम आता है। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन रहने वाला है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो पहले भी ये प्रश्न आ चुका है, अब भी ये प्रश्न आएगा, तो इसमें हमारा आंसर कौन सा रहेगा? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है डीसी मोटर के अंदर, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार होती है। अगर मोटर के अंदर पूछ ले तुम्हें, तो मोटर के अंदर होती है हमारी बाएं हाथ की। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि आपको जनरेटर सीधे हाथ से चालू करते हैं तो दाहिना हाथ नियम आता है। ठीक है, तो हमारा जो बाएं हाथ का है वो मोटर पर और दायां जनरेटर पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ती हैं, तो इसमें राइट आंसर कौन सा रहने वाला है? हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे की तरफ। डीसी जनरेटर के भाग का नाम क्या है? इस भाग का नाम बताना है जो आपको दिख रहा है। ये किसी न किसी एक डिवाइस है जिसका ऊपरा भाग बॉडी का पार्ट दिखाई दे रहा है, तो इसका नाम बताना है, इसका नाम क्या होने वाला है। तो पहला ऑप्शन निकल गया था स्टेटर, दूसरा ध्रुव कोर, तीसरा पोल शू और चौथा है योक या फ्रेम। हम किसी चीज को बंद करते हैं, कवर करते हैं, उसको फ्रेम बोलते हैं, उसकी भारी बॉडी होती है वो योक बोलती हैं। दोनों में से एक चीज बोलते हैं। तो इसमें दोनों चीज दे रखी है, फ्रेम भी दे रखा है, योक भी दे रखा है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। प्रश्न आता है हमारा नेक्स्ट कि 4 पोल डीसी जनरेटर के लिए डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होती हैं? भाई जो 4 पोल डीसी जनरेटर होती हैं तो डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होती हैं? तो आपको मैं बात बता दूं कि जो हमारी डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग होती है, हमारी 2 प्रकार की बाइंडिंग होती है, हमारे लैप बाइंडिंग और वेव बाइंडिंग। तो उन्हीं में से हमारी जो लैप बाइंडिंग में आती है डुप्लेक्स बाइंडिंग। तो डुप्लेक्स बाइंडिंग में जो हमारे समांतर पथों की संख्या रहती है वो किस प्रकार रहती है? तो आपको कमेंट करके बताना है। तो रहने वाली हमारी कितनी? 8 रहने वाली है, क्योंकि उसमें 2 रहती है तो इसमें क्या करते हैं हम? गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो 4 रहने वाली है तो 4 इंटू 2 करते हैं तो कितनी होती है? 8। और किस में रहती है भाई? समांतर में रहती है। ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर का ये भाग का नाम बताइए। जो डीसी जनरेटर है उस भाग का नाम बताना है आपको। नेक्स्ट उसमें आएगा जीरा, ये आपका क्वेश्चन है। बताओ फटाफट से कमेंट करके। तो साइड एंड प्लेट्स पहला ऑप्शन,
दूसरा है आपका पोल शू लेमिनेशन, तीसरा है कम्यूटेटर खंड, चौथा है आपका आर्मेचर कोर लेमिनेशन। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना राइट आंसर कौन सा रहने वाला है, तो बताओ। तो हमारा रहने वाला राइट आंसर डी, आर्मेचर कोर लेमिनेशन। क्योंकि आर्मेचर कोर होती है वो कैसी होती है, लेमिनेशन होती है। और आपका जो पूरा डिस्कशन होता है वो कम्यूटेटर खंड होता है आपका, और पोल शू लेमिनेशन होते हैं आपके, और साइड एंड प्लेट्स होती हैं जो दोनों साइडों में लगी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा इसी में, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होती हैं। इंटरपोल भाई कैसे जुड़े होती हैं, तो चार ऑप्शन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, इनमें से कोई एक है, कमेंट करके बताएंगे आंसर कौन सा रहने वाला है आंसर। पहला आंसर आपका, पहला ऑप्शन रहने वाला है आर्मेचर के साथ श्रृंखला में, दूसरा है समांतर में और शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में, तीसरा ऑप्शन, और चौथा है शंट फील्ड के साथ में। तो देखो भाई शंट फील्ड तो इसमें आ ही नहीं सकती, ना शंट फील्ड के साथ आ सकती, दोनों तो आ नहीं सकती इसमें, या सीरीज आएगा या पैरेलल आएगा, इन दोनों में से कोई आंसर आएगा तो देखें इनमें से पहचाने और कमेंट करके बताएं। तो इसमें आंसर रहने वाला हमारा बी, समांतर में, आर्मेचर के समांतर में। क्या आंसर सही है जी, कमेंट करके बताओ। तो बेटा आंसर क्या है जी, गलत है। तो हमारा राइट आंसर क्या आंसर रहेगा, श्रृंखला में, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में क्या होता है भाई, हमारा इंटरपोल जुड़े होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा रह जाएगा, ए। बी क्या है हमारा, गलत। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं, ये प्रश्न आ गया घूम के, पहला ही आंसर है इसमें, श्रृंखला में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक तत्व की आवश्यकता क्या है। चारों ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। पहला है वोल्टेज का निर्माण करें, फील्ड करंट कम करें, आर्मेचर करंट कम करें, और चौथा है आपका नियत आउटपुट। इन चारों ऑप्शन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं आपको, कोई एक आंसर रहने वाला है इसमें से, कमेंट करके बताएंगे कौन सा रहने वाला है। तो हमारा आंसर निकल के आएगा वोल्टेज का निर्माण करें। तो भाई एक स्वयं उत्तेजित क्या होता है कि जनरेटर होता है जो चुंबक के कारण आपकी जो आर्मेचर लगा होता है इसके अंदर विद्युत वाकबल पैदा होता है। तो क्या होता है भाई, आर्मेचर के माध्यम से वोल्टेज हम लेते हैं जो ब्रश लगी होती है हमारी, तो इसी प्रकार से कह सकते हैं कि वोल्टेज का निर्माण करता है। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 16वां, डीसी मशीन में वे कौन से बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। प्रश्न ढंग से देख लीजिए, डीसी मशीन में वे कौन से बिंदु हैं जो ब्रश संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। इसके ऑप्शन आगे रहने वाले हैं। देखो ऑप्शन है, पहला हमारा विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध, पहला ऑप्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हमारा ब्रश और कम्यूटेटर राइजर के बीच प्रतिरोध, ठीक है ना। तीसरा रहने वाला है हमारा ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध, और चौथा रहने वाला है ब्रश और आर्मेचर करंट के बीच प्रतिरोध। स्क्रीन पर चारों ऑप्शन दिए हैं, कोई एक आंसर रहने वाला है इसमें से जल्दी से बताओ कमेंट करके कौन सा आंसर रहने वाला है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा सी, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच प्रतिरोध। भाई जो ब्रश होती है हमारा कम्यूटेटर होता है, तो उनके बीच में जब हम धारा नापते हैं तो ब्रश और कम्यूटेटर को लगा के ही नापती हैं। इनके द्वारा अगर धारा को मापा नहीं जा सकता, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। और विपरीत ब्रश के बीच प्रतिरोध, विपरीत कैसे कर सकते हैं, उल्टा थोड़ा ना कर सकते हैं विपरीत उसके, समझ में आ रही ना। और ब्रश और कम्यूटेटर राइजर कैसे कर सकती हैं आप, राइजर तो ऊपरा खंड हो गया, जो पत्ती होती है हमारी ऊपर निकली होती हैं वो तो कर ही नहीं सकती। और ब्रश और आर्मेचर कंडक्टर के बीच प्रतिरोध ये तो हो नहीं सकता। तो राइट आंसर हमारा सी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 18 प्रश्न, किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। भाई जो एक्स का रूप है यहाँ पर जो वोल्टेज रूप है, तो क्या किया है, ये चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, पूर्ण लोड वोल्टेज पाथ, आर्मेचर वोल्टेज पाथ, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप। चार ऑप्शनों से बताओ कोई एक ऑप्शन रहने वाला है।
कमेंट करके बताएंगे सभी बच्चे फटाफट से। तो हमारा राइट आंसर रहने वाला है आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, ठीक है ना, आंसर सी। देखो किसी चीज पर हम पूर्णतः वोल्टेज चलाते हैं तो कम तो लोड तो पड़ता है, तो वोल्टेज का मान भी घटता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से कह सकते हैं कि हमारे आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप वोल्टेज चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है भाई? कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ा हुआ हो? तो प्रश्न आपके दे रखा है, ऑप्शन भी दे रखे चारों से बताना है कौन सा रहने वाला है। लघु शंट, कंपाउंड, संचय यौगिक, विविधक यौगिक, लघु शंट यौगिक। चारों ऑप्शन बताओ। आपकी स्क्रीन पर चारों ऑप्शन नजर आ रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं ना सभी को? तो जल्दी से जल्दी बताओ कमेंट करके कौन सा रहने वाला आंसर है इसमें, कौन सा आंसर रहने वाला है बताओ फटाफट से कमेंट करके। तो कुछ बच्चे बता रहे हैं सर डी आंसर, कोई बच्चे बता रहे हैं सी आंसर, कोई बच्चे बता रहे हैं ए आंसर। तो राइट आंसर रहने वाला है आपका डी। डी जिसने बताया वो राइट आंसर डी रहने वाला है, लघु शंट यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर पटलित है। पहला ऑप्शन है ताम्र हानि को कम करें, दूसरा ऑप्शन है घर्षण हानि को कम करें, तीसरा ऑप्शन है स्टेरिस हानि को कम करें, चौथा है भ्रमण धारा हानि को कम करें, एडी करंट लॉसेस। भ्रमण धारा को क्या बोलते हैं? एडी करंट बोलते हैं भाई, ध्यान रखना। एडी या भ्रमण धारा कई बार पूछ लेता है, इसका आपको ध्यान रखना है। बताओ फटाफट से आंसर। तो इसका भी राइट आंसर रहने वाला डी। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया आंसर डी। भ्रमण धारा हानि क्या है? भ्रमण धारा हानि, राइट आंसर डी। आर्मेचर को कोर करता है भाई, कौन करता है भाई? एडी धारा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? भाई जो डीसी जनरेटर होता है उसका आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है? हमारा ऑप्शन है आर्मेचर धारा कम करें, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप करें, कम बजट के साथ में आर्मेचर चलाएं। तीन ऑप्शन में तो एक आंसर है, बताओ फटाफट से, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है आंसर। कुछ बच्चे बता रहे हैं ए, नहीं बेटा गलत, आंसर बी राइट आंसर, वेरी गुड। तो आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है ना। तो इसलिए क्या रहता है, जनरेटर का बहुत ही क्या रहता है, प्रतिरोध कम रहता है, किसका? आर्मेचर वोल्टेज की ड्रॉप के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में क्यों चलाना चाहिए? बहुत ही बढ़िया मोस्ट क्वेश्चन, ध्यान रखना है इसको भाई, मोस्ट क्वेश्चन है आपका ये। मैं इसको जूम कर देता हूं। डीसी जनरेटर को घड़ी की दिशा में क्यों चलाना चाहिए? क्यों ही चलाना चाहिए? चार ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपको, ये चारों आपसे। पहला ऑप्शन है ब्रश को नुकसान से बचाएं, दूसरा ऑप्शन है अवशिष्ट चुंबकत्व, तीसरा ऑप्शन है आर्मेचर में शॉर्ट, चौथा है जनरेटर अति भार। तो बताइए चारों ऑप्शनों से कौन सा ऑप्शन रहने वाला है? जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइए। आर्च में से शॉर्ट बेटा गलत आंसर, अति भारत गलत आंसर बेटा, ये भी गलत है आपका, डी आंसर गलत, सी भी गलत। अब बच्चे तो दोनों में से बताइए। ब्रश को नुकसान से बचा बेटा, ब्रश को नुकसान से कैसे बचाएगा बेटा? ये तो घड़ी की दिशा में चला रहा है, दिशा चलेगी, वो तो इस तरह करती है लगा के ब्रश, तो ये भी आंसर गलत। तो बचा कौन सा भाई? हमारा दूसरा आंसर। तो अवशिष्ट चुंबकत्व की रक्षा करें, आंसर हमारा बी, वेरी गुड आंसर। आगे बढ़ती हैं। देखेंगे बड़े डीसी जनरेटर में घुमावदार क्षतिपूर्ति क्यों प्रदान की जाती है भाई? बहुत ही बढ़िया मोस्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन आने वाला है प्रश्न जी। तो अधिक लोड कनेक्ट करें, पहला ऑप्शन। कम्यूटेशन प्रभाव को कम करें, दूसरा ऑप्शन।
तीसरा ऑप्शन है आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करें। चौथा ऑप्शन है जनरेटर की दक्षता बढ़ाएं। बताओ बेटा चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर रहने वाला है? जनरेटर की दक्षता बढ़ाएं बेटा, गलत आंसर। जनरेटर की दक्षता कैसे बढ़ाओगे आप? गलत आंसर। अधिक लोड कनेक्ट, बेटा अधिक लोड कनेक्ट करेंगे तो क्षतिपूर्ति कैसे होगी? ज्यादा हो जाएगी। ये तो गलत आंसर बेटा। अब दो बचे, इन दोनों में से कौन सा हो सकता है बताओ फटाफट से। आर्मेचर प्रतिक्रिया प्रभाव को बेअसर करें, कम्यूटेटर प्रभाव को कम करें, दोनों में से बताओ बेटा। दूसरा गलत, बचा कौन सा आपका? तीसरा। तुम्हारा राइट आंसर रह जाएगा सी, आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को बेअसर करें। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया आंसर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का 25वां। डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है? ढीले ब्रश संयोजन, आर्मेचर प्रतिरोध अधिक, तीसरा ऑप्शन है आपका फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध के ऊपर, चौथा ऑप्शन है आपका प्राइमरी मूवर रेडिट गति से ऊपर चल रहा है। तो आपको स्क्रीन पे चारों ऑप्शन नजर आ रहे हैं, चारों में से कोई एक आंसर रहने वाला है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे फटाफट से। कोई कह रहा है प्राइमरी मूवर के रेडिट गति से ऊपर, बेटा गलत आंसर है ये भी। आर्मेचर प्रतिरोध अधिक, नहीं बेटा ये भी गलत आंसर है। ढीले ब्रश संयुक्त, बेटा ढीले ब्रश संयुक्त हो सकता है पर ये आंसर नहीं है। ढीले ब्रश हो जाएंगे तो वोल्टेज बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाएंगी। तो ये कह रहा है डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है? विफल होने का क्या कारण है बेटा? ये ढीले ब्रश नहीं बेटा, गलत है आपका, उसमें तो स्प्रिंग लगी होती है बेटा। तो हमारा आंसर एक ही बचा सी, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध के ऊपर। कहने के मतलब है आपका जो क्रांतिक प्रतिरोध है उसके ऊपर जाना फील्ड प्रतिरोध के, तो उसी में हमारा कोई दोष होता है या निर्माण करने में विफलता होती है, इसी के कारण होती है। तो आज की 25 क्वेश्चन की सीरीज में हमने हर प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में बताया और आपको हमें आशा है कि हमारी इस वीडियो में आपको जो मिलने वाले क्वेश्चन है, अगर हमारे 500 सीरीज प्रश्नों की अब पूरी दिखती हो तो मैं गारंटी के हिसाब से कह सकता हूं कि आप पास होने से कोई नहीं रह सकता। जो ITI स्टूडेंट हैं, जो सेकेंडरी की तैयारी कर रहे हैं, सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन से, और आने वाले एग्ज़ाम में एग्ज़ाम के पैटर्न पर हम तैयारी करा रहे हैं बच्चों को, और उसी हिसाब से हम 500 सीरीज़ की एक सीरीज है 500 क्वेश्चन की, उनको पूरा कराएंगे। अगर कोई बच्चा एक बार देख ले जहाँ से और हमारे बताए हुए अनुसार से वो पढ़े, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ वो फेल होने से क्या परसेंट बनाएगा, परसेंट बहुत ही बढ़िया परसेंट बनाएगा भाई साहब। हम गारंटी लेते हैं यहाँ से पास की, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।